जब किसी के खेत अलग होते हैं तो वो दुख आप और हम अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम भारतीयों के पास एक दिल है जो सबको भाई बहन समझता है और सबके विषय में सोचता है। लेकिन मित्रों, ये जो भूमि है, ये जो जमीन है, इस जमीन का यदि उचित मुआवजा हमें मिलता है, उस जमीन के बदले हमें आवास और रहने की अच्छी सुविधा मिलती है, रोजगार मिलता है, तो हम खुशी खुशी देश की उन्नति में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसीलिए ही भूमि अधिग्रहण बिल अभी पेश हुआ है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मैं आपका परिचय उनसे करा दूं। हमारे साथ है श्री राजीव सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही एक और वरिष्ठ पत्रकार श्री दीपेश अवस्थी जी। तो दीपेश जी, राजीव जी, आप दोनों का ही हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जमीन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम व्यक्ति की 3 प्राथमिक आवश्यकताओं की बात करें तो उसमें रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान यदि है तो ही जमीन है, और जमीन है तो ही रोटी है, और जमीन है तो ही कपड़ा भी है। तो प्राथमिक आवश्यकताओं में एक जो जमीन है, उस जमीन के लिए जो कानून बना है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को इसका परिचय दें कि ये वास्तव में है क्या। जी, भूमि अधिग्रहण कानून जो है ये 1894 में अंग्रेजों के समय का कानून है, और मैं यूपी गवर्नमेंट को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मील का पत्थर है जी। इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि अभी उसी में सुधार लाने के लिए इसका भूमि अधिग्रहण कानून का पुनर्वास यानी पुनर्स्थापना कानून 2012 लाया गया है। ये जो कानून है ये कानून किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए काफी अच्छा है। तो इसमें किसान जो है इसमें अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। पहले जो होता था कि आपने किसानों से जमीन ले लिया औने पौने दाम पे, वो अब संभव नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून 2012 जो पास हो रहा है उसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापना की उचित व्यवस्था की गई है जी। और ये जो है राज्य की उन शक्तियों पे ये अंकुश लगाएगा, क्योंकि इससे पहले जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसमें 18 कानून थे जिसमें उसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण कर सकते थे। तो इस कानून के बाद आप राज्य की शक्तियों में आप अंकुश लगा सकते हैं, और किसानों की अधिकारों की रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। आप क्या कहना चाहेंगे? राजीव जी, जैसे राजीव जी ने कहा है, हाँ। ये उम्मीदवार सहमत हैं। ये कानून वास्तव में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस अभी तक राज्य सरकारों की जो मनमर्जी चलती थी, हाँ। तो मनमर्जी पे अंकुश लगेगा। किसानों को जो वास्तव में उनको मुआवजा मिलेगा, क्योंकि इस कानून में 80% लोगों की सहमति जरूरी है। जहाँ की भूमि ली जाएगी 80% लोगों की सहमति बहुत जरूरी है। हाँ। तो इसका वास्तव में जो लोगों को लाभ मिलेगा और उचित मुआवजा मिलेगा, इस वजह सरकारी कानून लेके आई है, और ये इसको जल्द से जल्द अमल में लाना चाहिए। अच्छा, यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो क्या कुछ खास बिंदु है जिनको लेकर ये इतने ज्यादा भी चर्चा में है? जी, इसमें जो विशेषता है, जो इस कानून की सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था है, इसमें मुआवजा है जी। इसमें जो मुआवजा जो मिलेगा किसानों को, तो उसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी जमीन का मूल्य अगर मान लीजिए किसी जमीन का मूल्य 1 लाख रुपए है, तो इसमें 4 गुना ज्यादा मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में जी। और शहरी क्षेत्रों में जो मूल्य है जो किसान दे रहे हैं, जिनकी जमीन अधिग्रहित हो रही है, उनको 2 गुना पैसे मिलेगा। अच्छा। और इसके बाद इसमें ये है कि आप उसमें सहमति ली जाएगी। अगर मान लीजिए सरकार किसी भी एरिया से जमीन अधिग्रहण कर रही है, तो उसमें कम से कम 70% लोगों की सहमति आवश्यक है। 70% लोगों की उसकी सहमति के बिना आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप 70% लोग आपकी सहमति दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसमें कोई विवाद नहीं है। नहीं, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो 70% सहमति है जो निजी परियोजना है, उसके लिए मालिकों से 80% सहमति जरूरी है, और जो सरकारी सार्वजनिक परियोजना है उसके लिए 70% मतलब अनुमति जरूरी है जी। इसमें 2 प्रावधान सरकार ने किए हैं। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो विकास की आवश्यकता और किसानों के अधिकार दोनों का संतुलन और सामंजस्य इस अधिनियम में शामिल है। विधेयक में लगातार ध्यान दिया गया इस मामले का जी। अच्छा, यदि हम बात करें किसी निजी कंपनी की, कोई निजी कंपनी किसानों की जमीन लेती है, तो ऐसी स्थिति में वो सीधे किसानों से संपर्क कर सकती है, उनको सीधे मुआवजा देगी, या फिर सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से आती है वो? जी, जो भी कानून होगा भूमि अधिग्रहण के बाद, जो भी कानून पास होगा जी, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो जी, वो इसी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास
एंड पुनर्स्थापना अधिनियम 2012 के माध्यम से ही लागू की जाएगी। और इसमें जो भी कानून आते हैं उसमें सब इस कानून में फॉलो होंगे, चाहे कि वो ग्रामीण क्षेत्र में चौगुना हो, चाहे शहरी क्षेत्र में दोगुना हो, लोगों की पुनर्वास, रोजगार की व्यवस्था हो, अगर वो कहीं पे रह रहे हैं तो उनको उनके रहने की व्यवस्था की जाए दूसरी जगह। तो जो भी कानून आएगा, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, वो इसी कानून के माध्यम से पास होगा। मतलब जो भी परियोजना आती है, चाहे वो शासन द्वारा निर्धारित की गई हो या कोई निजी कंपनी लेकर आए, ऐसी स्थिति में उसको शासन के ही माध्यम से किसानों से बात करनी होगी और उसी माध्यम से ही उसे उनके माध्यम शासन होगा, कानून के तहत काम होगा। इसमें एक प्रावधान और है कि जो अधिग्रहण के खिलाफ किसान अपील कर सकते हैं। अगर जो मतलब मुआवजा मिल रहा है, जमीन अधिग्रहण हुई है, किसान संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं, उनका अपील करने का अधिकार होगा। इसके लिए प्रत्येक राज्य को एक प्राधिकरण बनाना होगा। ये कानून में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि इसका एक प्राधिकरण बनाना होगा और प्राधिकरण के फैसले तक अगर किसान संतुष्ट नहीं है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। मतलब कानून पूरी तरीके से पारदर्शी है, किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। इनमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि इसमें एक निगरानी कमेटी बनाई गई है प्रावधान में कि जो भी भूमि अधिग्रहण होगा उसमें निगरानी कमेटी उस पर नजर रखेगी और उसमें कोई व्याप्त खामियां पाई जाती हैं तो उसके माध्यम से फिर उस पर कार्रवाई करेगी। तो जैसे यदि हम कहें कि आम लोगों का किस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आम किसान, आम व्यक्ति जिसकी जमीन ली जा रही है, वो किस तरह से इसमें जुड़ सकता है? क्या जो आपने बताया कि 80% और 70% सहमति है, उसी माध्यम से जुड़ सकता है, या वो सीधे भी यदि अपनी कोई राय व्यक्त करना चाहिए, अपनी कोई बात कहना चाहिए तो? नहीं, जो जमीन अधिग्रहित करना है तो संबंधित कंपनी पहले जमीन मतलब जहां उसको उद्योग लगाना है या सरकार को कोई परियोजना करना है तो वहां पे उसको पहले जमीन देखेंगे, संबंधित जगह के किसानों से बातचीत होगी, उन किसानों की सहमति ली जाएगी। तो किसान स्वयं नहीं जाएगा कि भाई हमारी जमीन ले लो आप, ऐसा नहीं होगा। जो कंपनी चाहती है उद्योग लगाना है या सरकार कोई परियोजना वहां शुरू करना है तो उसके तहत जमीन आइडेंटिफाई होगी, किसानों से बातचीत की जाएगी, पेपर में इश्तहार निकाले जाएंगे और जानकारी लोगों तक दी जाएगी। इसके बाद फिर संबंधित किसान जो उस इलाके के किसान है जिनकी भूमि जा रही है उनसे बातचीत होगी, उनकी सहमति जरूरी है। जी अच्छा राजीव जी, हमारा प्रदेश जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र यहाँ पे काफी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग, क्या अलग अलग वर्गों के लिए कुछ मुआवजा राशि में भी अंतर है या सबके लिए एक जैसी राशि रहेगी? नहीं, इसमें राशि तो सबके लिए एक रहेगी, पर मेरी जो सबसे बड़ी चिंता है, ये बिल काफी अच्छा है, अधिनियम काफी अच्छा है, पर एज ए समाज सेवक मेरी एक चिंता ये भी है कि आजादी के बाद जो है अभी तक 3,500 परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की गई है, लेकिन उसमें जो है 10 करोड़ लोग विस्थापित हो गए हैं। 10 करोड़, लेकिन और इसमें जैसे आप देखेंगे सरदार सरोवर बांध, हाँ जी, सबसे ज्यादा जी, उसमें जो है 2 लाख लोग विस्थापित हुए और उसमें जो आदिवासियों की संख्या है उसमें 57% है इसमें। तो और जैसे महेश्वर में है वहां पे कम से कम 20,000 लोग विस्थापित हुए और 60% आदिवासी, क्योंकि आदिवासी जो है वो प्रकृति से जुड़े होते हैं। आदिवासी प्रकृति से जुड़े होते हैं तो हमें चिंता ये करनी है कि अगर हम उनको कहीं जमीन ले रहे हैं तो उनको हमें कहाँ बसाना है, उसमें हमें उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था क्या है। अगर मान लीजिए कोई जमीन पे खेती कर रहे हैं तो उनको उस राशि में मिल रही कि नहीं मिल रही है, तो ये निश्चित है कि जो भूमि अधिग्रहण जो है वो सबके लिए एक है, पर इसमें जो है पंचायती राज, इसमें क्या है कि आदिवासियों की जो आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं उसके सबसे बड़ा जो नियम है इसमें कि आपको ग्राम सभा से आपको लेना पड़ेगा, सहमति, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ग्राम सभा तो अनुमति लेके तभी आप आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो है पंचायत, इसमें जो पंचायत अधिनियम है जिसके अंतर्गत आदिवासियों का ख्याल रखा जाता है, वन अधिनियम है क्योंकि आदिवासी और वन जुड़े होते हैं एक तरह से, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आदिवासियों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है ताकि वो बेरोजगार ना हो और वो रोड पे मतलब रोड उनको जो उनकी रोजी रोटी है चलते रहे। इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, जब ये विधेयक जब चर्चा में आया था उस दौरान भी विरोध हुआ था, ये बात वहां सामने आई थी। सामाजिक संगठनों ने भी अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शित किया था। उनका कहना ही था कि आदिवासियों का हक छीना है इस विधेयक के माध्यम से, ऐसा विरोध आया था। हालांकि सरकार ने ध्यान रखा है। और बाकी ये एक बात और आई थी कि किसान आदिवासियों ग्राम सभाओं के हितों की सरकार को रक्षा करना चाहिए थी, ऐसा भी आदिवासी संगठनों ने आरोप लगाया था, लेकिन सरकार ने इसका ध्यान रखा है और मौजूदा विधेयक में इन सब चीजों को प्रावधान किया गया है।
मतलब कुल मिलाकर यदि कहें तो पर्यावरण की चिंता की गई है इस बिल में, साथ ही साथ आम लोगों के अधिकारों की चिंता की गई है कि प्रकृति को भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, व्यक्ति भी जो खासतौर से आदिवासी अंचल में रहने वाले लोग हैं वो प्रकृति से भी जुड़े रहें और उनको सारी सुविधाएं भी मिल सके उनके, और हमारे देश का जो विकास का क्रम है वो भी अनवरत चलता रहे। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आपने जैसे प्रगति की बात की, तो इस कानून के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम 2006 इसमें लाया गया है। तो इसमें वन अधिकार अधिनियम में यही है कि आप ज्यादा उसमें जो है वन की कटाई ज्यादा नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें इसका अधिकार रखा गया है। तो इसमें इस कानून के अंदर वन अधिकार नियम 2006 को भी लागू किया गया है इसके अंतर्गत। मतलब इससे वो कानून भी कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। जी जी, वन की रक्षा की जाएगी, जो वन की रक्षा जो है वो की जाएगी। मतलब भूमि, ऐसी भूमि का चयन किया जाएगा जहाँ पे प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे। जी जी बिल्कुल। नहीं, प्रकृति के साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया है कानून में कि मतलब जो उपजाऊ जमीन है जहाँ खेती हो रही है वो जमीन भी नहीं ली जाएगी। कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया था, जैसे पंजाब है, केरल है, हरियाणा है, इन्होंने विरोध किया था। यहाँ अच्छा उत्पादन होता है फसल का, इन्होंने विरोध किया था इसका। तो ये प्रावधान पहले उसमें फिर सरकार ने इसको शामिल किया है, तो उनको जो उपजाऊ जमीन है तो वो जमीन अब उसमें नहीं लेंगे। बिल्कुल। हाँ, ये राज्यों की बात सरकार ने मतलब केंद्र सरकार ने मानी है। बिल्कुल, क्योंकि कंक्रीट के जंगल तो ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं। सही बात है। अब हम इसके पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति के बारे में बात करें तो मैं जानना चाहूंगी कि ये प्रक्रिया क्या रहेगी, किस तरह से लोगों को अपना हक मिल सकेगा और उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, किस तरह से होती है पूरी प्रक्रिया? जी, जैसा कि इसमें बताया गया, मैंने पहले बताया कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है कानून की। तो इसको जो सबसे, जैसा कि आप कानून पे गौर देंगे तो इसका पहले जो ये कानून था इसका नाम था भूमि अधिग्रहण कानून, पर अभी जो नया कानून आया है भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापना कानून, इसमें जो है एक क्लाउज लगाया गया है RNR कानून। इसमें क्या है कि आप पुनर्वास और पुनर्स्थापना को सबसे जोड़ दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी से हम जमीन ले रहे हैं तो उसका हम पुनर्वास कहाँ करें? अगर वो पहले से रह रहे हैं, उनकी पूरी पीढ़ी वहां पे रह रही है, तो हमें ये भी देखना होगा कि जिनको जमीन ले रहे हैं उनका रोजगार ना खत्म हो, उनको हम वहां से कहाँ एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो RNR उनकी रोजगार में हम क्या कर सकते हैं, उनको हम कितना पैसा दे सकते हैं, उनकी जो मजदूरी की राशि हम कितना दे सकते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो RNR कानून के तहत है, जिसमें है कि पुनर्वास और पुनर्स्थापना। नहीं, इस पर इसे हम कहना चाहेंगे कि कानून अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन जिम्मेदारी सरकारों की बनती है। इस कानून का पालन उस सख्ती से हो, सख्ती से। हाँ, कानून का पालन अगर नहीं होता है तो फिर ये कानून किसी काम का नहीं है। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। कानून अच्छा है और मुझे लगता है कि शायद इसमें आम लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आम लोगों को इसमें यह है कि आपको बताना पड़ेगा। और इसमें एक खामी मुझे ये लगी कि इसमें जो दंड का प्रावधान किया गया है वो काफी कम है। दंड किस तरह से, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहिए? जी जी, इसमें ये है कि अगर भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत आपने अगर गलत डॉक्यूमेंट जमा किया है आपने, तो इसमें आपको 1 महीने जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए का आपको सजा हो सकता है, जो मुझे नाकाफी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि दंड जो है इसमें काफी सॉफ्ट रखा गया है। तो इसमें है कि क्योंकि अगर हम करोड़ का जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं और उसमें अगर मान लीजिए हम गलत डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं तो इसमें आप सिर्फ 1 लाख रुपए और 1 महीने की जेल की सजा हो रही है। इसको थोड़ा और टाइट करना चाहिए मेरे विचार से, तभी इसका भय होगा और खौफ होगा। जी, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जमीन के लिए कि हम इस जमीन पर रहने वाले थे, ये आपने उन लोगों के लिए? जी जी, जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए उनके लिए प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई वहाँ पर जो भूमि है और उस भूमि पर कुछ भी कोई फैक्ट्री डलने वाली थी या कोई डैम बनने वाला था या कहीं भी कुछ भी इस तरह का विकास कार्य होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या उन लोगों को वापस मिल सकेगा या वहाँ पे कोई और प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है? बिल्कुल मिल सकेगा, वो तो आपकी सहमति पे है। अगर मान लीजिए कि हमने किसी काम से, जिस प्रोजेक्ट से लिया है हमने, तो अगर वो हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें लेनी पड़ेगी दोबारा सहमति उनसे। और उस समय की अगर मान लीजिए कि हमने अगर 2013 में लिया है कोई अधिग्रहण और हम 5 साल तक काम नहीं कर पा रहे हैं उस जमीन पे, तो 5 साल के बाद अगर फिर से अधिग्रहण करना चाह रहे हैं तो उसका जो बाजार मूल्य होगा, जो सर्किल रेट होगा, उस रेट पे हम किसानों को अवेलेबल कराएंगे। ऐसा नहीं है कि जो हमें 2013 में लिया है उस रेट पे नहीं, जो 5 साल के बाद अगर हम कर रहे हैं तो उस रेट पे हम, जो उनका मुआवजा जो होगा, जो सर्किल रेट होगा, उस रेट पे हम ग्रामीण क्षेत्र में चौगुना और शहरी क्षेत्र में दुगुना उनको राशि देंगे। इसमें सबसे बड़ी कमी ये है अभी कानून में कि इसमें एक टाइम लिमिट तय नहीं है कि जो भूमि अधिग्रहित की जाएगी परियोजना कितने साल में शुरू होगी। आमतौर पर होता क्या है कि जमीन अधिग्रहित हो जाती है, वहाँ प्रोजेक्ट लगना है, कोई उद्योग लगना है,
वर्षों नहीं लग पाते हैं। तो इसमें ये प्रावधान होना चाहिए था कि एक टाइम लिमिट तय हो 5 साल 10 साल कि इस अवधि में उद्योग लग जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो संबंधित जमीन वापस की जा रही। दीपक जी की बात में मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे इसमें इन्होंने भविष्य का नहीं बताया है, भूत का तो इन्होंने बता दिया है कि जो पहले अधिग्रहण नहीं हुई है अभी तक, जिसमें मालिक कोई जमीन अधिग्रहित हुई है उसमें मुआवजा नहीं दिया गया है, तो वो इसी कानून के अंतर्गत आएगा। और जैसा कि दीपक जी ने बताया कि इनमें आगे का नहीं बताया गया, कब तक करना है, समय सीमा तय नहीं की गई है, जो कि एक खामी है, मुझे लगता है बहुत बड़ी खामी। अधिकांश राज्यों में स्थिति यही है कि जमीन अधिग्रहित हो जाती है, लोगों को मुआवजा मिल जाता है और कई बार मुआवजा नहीं मिल पाता, लेकिन लोग परेशान हैं। प्रावधान ये होना चाहिए कि इसमें एक टाइम लिमिट तय हो, जिससे कि जिम्मेदारी तय हो जाए कि भाई 5 साल में नहीं लगेगा तो वापस जमीन हो जाएगी। इसमें एक कमी और है कि अगर जो टाइम लिमिट तय हो और टाइम लिमिट तय होने के बाद अगर उद्योग नहीं लगता है तो संबंधित किसानों जमीन वापस होना चाहिए, तो इसको उपयोग जमीन को वापस कर सकें उपयोग को। तो ये इसमें प्रावधान नहीं है, ये कमी है, ये भी जन संगठनों की डिमांड थी, शामिल होना चाहिए थी इसमें। हाँ, समय सीमा की बात आपने की, तो मैं यहाँ पर एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो पूरी प्रक्रिया होगी मुआवजे की, इसमें कितना टाइम लगेगा? मान लीजिए कि जैसे यदि आज कोई एक जमीन है किसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र के किसानों को बताया गया कि आपकी इस जमीन को हमें इस परियोजना हेतु लेना है, उन्होंने सहमति दे दी है। सहमति देने के बाद में वो प्रक्रिया कैसे शुरू होगी और उनको कब तक मुआवजा राशि प्राप्त हो सकेगी? इसमें सबसे बड़ी खामी यही है कि समय सीमा तय नहीं की गई, मुआवजा राशि तय नहीं की गई। मुआवजा राशि भी तय नहीं की गई। अगर कोई भी सरकारी या निजी कंपनी अगर कहीं का लगाना चाह रहा है, अपना प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है, तो उसकी कोई समय सीमा नहीं की गई है। बस ये है कि बस कानून, आप इस कानून के अंतर्गत आप कीजिएगा, और इसमें समय सीमा तय नहीं की गई। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कहें तो किसानों के लिए, आम लोगों के लिए ये फायदेमंद है। हाँ, आम लोगों के लिए फायदेमंद है, किसानों के लिए फायदेमंद है। किसानों को निर्धारित राशि में मुआवजा मिलेगा, जिससे जो प्रावधान किया गया है। अभी तक मुआवजा किसानों को ढंग से नहीं मिल पाता था, कि किसानों के लिए और आम आदमी के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, मैं अपना अनुभव जोड़ना चाहूंगा। मैं कई वर्षों तक मैंने दिल्ली में पत्रकारिता की है, और दिल्ली से जो सटा हुआ एरिया है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, तो उसमें मैंने काफी सारे ऐसे मित्र हैं जो पहले तो काफी उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, पर भूमि अधिग्रहण के बाद वो इतने करोड़पति हो गए, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमना, काफी बड़े बड़े बंगले, तो कहीं न कहीं ये फायदा दिखता है। जो पहले उनकी आर्थिक समस्या थी और वो आज आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं। हाँ, वो इसलिए कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भी स्थिति हुई। जी। तो मैंने जो पत्रकारिता की है दिल्ली में, तो उसमें मैंने देखा है काफी सारे मित्र हैं जो पहले आर्थिक रूप से सही नहीं थे, और आज बड़े बड़े बंगले में घूम रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं फायदा कर सकते हैं हम इनको। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि सबसे ज्यादा जरूरी तो जमीन है, पर्यावरण है। यदि हम बंजर भूमियों की बात करें तो बात अलग हो जाती है, लेकिन यदि उपजाऊ भूमि की बात करें या आदिवासी, जहाँ पे कि बहुत घनत्व है वृक्षों का, बहुत ही ज्यादा, जैसे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो छिंदवाड़ा जैसी जगह है जहाँ पे घने जंगल हैं, या सतपुड़ा है तो वहाँ पे बहुत घने जंगल है। तो इन जगहों पर यदि कोई भूमि अधिग्रहण करना चाहे तो वहाँ के किसान तो ठीक है, वो लोग तो उस जंगल में उन्हें उतना ज्यादा शायद नहीं मिल पाएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने जंगलों को किसी के सुपुर्द करना, क्या इसमें अच्छाई और सच्चाई है? नहीं, इस कानून में प्रावधान है कि मतलब जंगल का ध्यान रखा गया, जंगल नहीं उजाड़े जाएंगे, उपजाऊ जमीन को नहीं लिया जाएगा। हाँ, इसमें ये प्रावधान होना चाहिए था कि जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि का उल्लेख होता ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई मतलब चंबल इलाका है, बंजर है बिल्कुल। मध्य प्रदेश सरकार ने इसका प्रयास भी किया है, लेकिन सिर्फ घोषणा तक ही सीमित है, ये वहाँ उद्योग नहीं लगे हैं। ये दीपक जी की बात में मैं जोड़ना चाहूंगा कि बंजर भूमि भी इसमें प्रायोरिटी जो है, इसमें ये किया गया है कि जो आपकी बंजर भूमि है उसको आप प्रायोरिटी दीजिए। जो उपजाऊ भूमि है, अगर मान लीजिए कि कुछ कहीं का लगाना है, कुछ प्रोजेक्ट लगाना है, तो हम उसमें ये करना चाहिए हमें कि जो बंजर भूमि है उसमें हम पहले सरकार उसको प्रोत्साहित करें बंजर भूमि को। और इसमें आमतौर पर होता क्या है कि बंजर भूमि तक न तो बिजली पानी की व्यवस्था होती है, न सड़क होती है। तो उद्योग आमतौर पर शहरी क्षेत्रों के आसपास या मुख्य मार्ग पर लगते हैं, तो क्योंकि उद्योगपतियों को फायदा होता है इससे। तो बंजर भूमि के लिए उनको पूरी वहां तक सड़क जरूरत पड़ेगी, तो सरकार को चाहिए कि वहां इसका ज्यादा प्रचार प्रसार करें, उनको प्रोत्साहित करें कि लोग बंजर भूमि में ही उद्योग लगाएं। तो इससे किसानों को भी नुकसान नहीं होगा और जमीन भी
और उनको रोजगार भी प्राप्त होगा। रोजगार भी प्राप्त अच्छा, होगा। रोजगार किस तरह से किस तरह के रोजगार, जैसे युवाओं को की बात करें तो पहले तो हम शिक्षा की बात करें कि आज कोई बच्चा है वो किसी एक क्षेत्र में रह रहा है, पढ़ रहा है, उसका स्कूल है, सारी सुविधाएं उसको है। कल को वहां पर आके और कोई परियोजना वहां पे तैयार की जा रही है, परियोजना तैयार करने के बाद में उसको विस्थापित किया जा रहा है, उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। कोई युवा है जिसका रोजगार वहां उसके आसपास है, कोई महिला है जो वहां के आसपास के घरेलू कार्यों से जुड़ी हुई, उसका कार्य प्रभावित हो रहा है। तो इन सब लोगों का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा? खासतौर से मैं शिक्षा के क्षेत्र में जानना चाहूंगी, क्योंकि जहां भी विस्थापित करेंगे वो एक नया क्षेत्र होगा। सही बात। जहां ऑलरेडी पॉपुलेशन है वहां तो करेंगे नहीं, उससे अलग हटके ही कोई जगह दी जाएगी, तो वहां उनके शिक्षण और रोजगार की क्या व्यवस्था होगी? नहीं, इसमें बस्ती नहीं बढ़ाई जाएगी। हाँ, बस्ती जो बनी है बस्ती तो रहेगी,